प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 18 की थी। इसमें आपको जो मैट्रिक्स गिवन ए दिया गया है यहाँ पे, उसको एशलोन फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म किया था, और सिर्फ एशलोन फॉर्म में ही नहीं, इन दी एंड हमने इसी मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस एशलोन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म किया था। उसके बाद नेक्स्ट एक जो थ्योरम पढ़ते हैं, उन थ्योरम को हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। उनका प्रूफ जो है आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड नहीं है, जैसे उनके स्टेटमेंट को आप लोगों ने याद रखना है। तो एक थ्योरम जो है वो ये है, उसके स्टेटमेंट ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, या दूसरे लफ्ज़ में कहेंगे उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ रो इक्विवेलेंट टू आई एन। आई एन क्या है? आई एन क्रॉस एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और रो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि हम रो ऑपरेशन लगा के उस मैट्रिक्स को जो है वो अगर हम आइडेंटिटी एन क्रॉस एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तब आपका गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। ये इस मैट्रिक्स स्टेटमेंट है। अगर आपको मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ, तो जैसे भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल की थी कि हमने क्या किया था, इस मैट्रिक्स ए को रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो है वो एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया था। और एशलोन फॉर्म कौन सी थी आपके पास? ये वाली। और इसी तरह इसी मैट्रिक्स को हम लोगों ने, जो गिवन मैट्रिक्स ए था, उसको हम लोगों ने रिड्यूस एशलोन फॉर्म जो थी इसमें ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है। तो इसको जो थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए के ऊपर जो है वो रो ऑपरेशन लगा के या उसको रिड्यूस करके अगर आप उसी उतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स ए है, 3 का मैट्रिक्स है, अगर हम इस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन लगा के अगर हम 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है। कौन सा मैट्रिक्स? ये वाला मैट्रिक्स जिसको आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। यहाँ पे दोबारा फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जारी बात है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या इनवर्स की बात हो रही हो तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है वो लाजमी होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज रो इक्विवेलेंट टू आई एन। इफ एंड ओनली का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो हम उसको जो है वो रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट जो है ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। और इसकी रिवर्स स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है। ठीक है। तो दोनों साइड हल करती हैं। अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रो ऑपरेशन लगा के। अगर किसी मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन लगा के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो नॉन सिंगुलर है, मीन्स कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरा थ्योरम जो है वो ये है, if a square matrix A is reduced to identity matrix by a sequence of elementary row operations, the same sequence of operations performed on identity matrix produces the inverse of A। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, तो वही ऑपरेशन जो आप लोगों ने मैट्रिक्स ए के ऊपर लगाकर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया था, वही ऑपरेशन जो आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे, तो आपको जो रिजल्ट में नया मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझाओ के जरिए समझाओ तो आपको होपफुली जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है, मैट्रिक्स ए ये वाला। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगाए हैं, ये आपको डिफरेंट रो ऑपरेशन लगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, रो ऑपरेशन लगाए हैं डिफरेंट। और रो ऑपरेशन लगाने के बाद क्या किया, इस मैट्रिक्स को जो है वो, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ये कम्प्लीट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नजर आ रही है। ये आपके पास मैट्रिक्स है ए। ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट जो है वो रो ऑपरेशन लगाए हैं, सूटेबल जो जो लग सकते थे। और रो ऑपरेशन लगाने के बाद इन दी एंड इस मैट्रिक्स को उन्होंने क्या कर दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। याद रखें, हर मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म जो है वो नहीं कर सकते। कुछ वो मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए कर सकते कि उनको अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का केस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये वाली एग्जांपल की थी
ये जो ए है हमने इसको रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया है। अब यहाँ पे 0 की जगह आप जो है वो 1 जो है वो बनाने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इन दी एंड जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली फॉर्म जो नहीं बन सकेगी कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो 1 के ऊपर नीचे वाले 0 हो। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो रो प्रेशर लगाने के बाद किसी भी सूरत जो है वो नहीं बन सकेगा। तो ऐसे मैट्रिसेस भी होते हैं जिनको आप जो है वो रो प्रेशर लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। उन वो मैट्रिक्स जो होते हैं फिर वो सिंगुलर होते हैं, मीन उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे मैट्रिसेस जो सिंगुलर होते हैं उन जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सेकंड थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो ये कह रहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप डिफरेंट रो ऑपरेशन लगा के अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं जी, तो जो रो ऑपरेशन आप लोगों ने लगाए हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए के ऊपर, जो रो ऑपरेशन लगाने के बाद आप लोगों ने जो है वो इन दी एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए को जो है ट्रांसफॉर्म किया है, वही सेम रो ऑपरेशन जो है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है R2 - 2 R1 R3 - R1, ये भी क्या है R2 - 2 R1 R3 - R1 R2 - R3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, R2 - R3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो जो ऑपरेशन जो आप लोगों ने ए के ऊपर लगाए हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वही ऑपरेशन जो है अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे लिख के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के वही ऑपरेशन जो है आप लोग बारी बारी जो है वो इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे इन दी एंड बारी बारी। तो सारे के सारे ऑपरेशन जब आप लगा देंगे तो इंडियन जब आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो नया मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ जरा। इन दी एंड आपको जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है यहाँ पे ये वाला, ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इन दी एंड आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो आपका ए मैट्रिक्स था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला जो आप लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है पहले से आपको पता है। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का भी है कि आप इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को जो है वो उस ए के डिटर्मिनेंट से जो है वो डिवाइड करें तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मिल जाता है। तो उसके लिए अगर आपका 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका भी आपको एडजॉइंट लेना आना चाहिए। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना तो आसान है, लेकिन 3x3 का एडजॉइंट लेने के लिए आप लोगों को फिर माइनर्स और को फैक्टर्स के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता। तो एडजॉइंट जो है जैसे जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एडजॉइंट लेना जो है वो जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है, क्योंकि हमें उसके केस में जो है हर एलिमेंट के माइनर और को फैक्टर जो है फॉलो करने होते हैं। तो माइनर और को फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स के, और किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के एडजॉइंट कैसे निकालते हैं अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर 2x2 से ज़्यादा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है ये है कि रो और कॉलम ऑपरेशन यूज़ करके भी आप लोग जो है वो किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम। ये जो थ्योरम मैंने आप लोगों को जिसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताई थी ये वाला थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को रिड्यूस कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाने के बाद, तो जो रो ऑपरेशन आप लोगों ने मैट्रिक्स ए को के ऊपर लगाए थे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए वही रो ऑपरेशन जो है आप किसी एक आइडेंटिटी उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएं। तो जब सारे ऑपरेशन आप लगा देंगे उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर तो इंडियन आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा रिड्यूस होने के बाद वो मैट्रिक्स क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ पे हमें ये जो ए है मैट्रिक्स गिवन ए इसके करस्पॉन्डिंग इसका ये वाला मैट्रिक्स जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मिल गया है। आप चाहे तो इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए था ये वाला उसका ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर तो ये वाकई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों को चाहे आप लेफ्ट से इन दोनों को आप चाहे साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करें, ए को चाहे ए बी से मल्टीप्लाई करें। इस मैट्रिक्स को फिलहाल बी का नाम दिया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो ए को चाहे बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जो इस बात की कन्फर्मेशन दे देगा कि वाकई जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो क्या है, गिवन मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो बी क्या है एक्चुअली ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे बन जाएगा। तो रो ऑपरेशन यूज़ करके भी आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि रो ऑपरेशन आप जो है वो टॉपिक पहली बार कर रहे हैं, अभी फिलहाल हमने एक ही एग्जाम्पल किया है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों को ज़रा डिटेल में करवाता हूँ कि किस तरह जो है वो रो ऑपरेशन लगाने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अब नेक्स्ट टाइम में कौन सा रो ऑपरेशन लगाना है कि जिसको लगाने से हमारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे फाइनल जो है वो रिजल्ट की तरफ जो है वो मूव करती जाएंगी।
तो वो लगाने के रो ऑपरेशन जो है वो लगाने का कोई तरीकाकार फिक्स नहीं होता, ना ही हम लोगों ने इसको याद करना होता है। जैसे एक कंसेप्ट है जिसको फॉलो करते हुए आप लोगों को जो है खुद ही आपके माइंड में आ जाएगा कि अब ये वाला ऑपरेशन जो है लगाना बेहतर होगा, इस ऑपरेशन को लगाने से हमें जो है वो रिजल्ट जो है वो हमारा जो है वो आसानी से मिल जाएगा, या हम अपने रिजल्ट की तरफ जो है वो आसानी से मूव कर जाएंगे। तो फिलहाल अब आपको ये मैट्रिक्स ए दिया गया है। आप अगर आपका पहला टारगेट ये है कि आपने इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये होगा कि आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसकी शेप किस तरह की होती है, या फिर साइड पे जो है आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है, साइड पे जो है आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरह लिख लें ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस तरह का होता है, उसमें किस 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 पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। फिर ठीक है, फिर उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हुए आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि अब कौन सा ऑपरेशन जो है लगाना बेहतर होगा। ठीक है, तब आप लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए को डिफरेंट रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने का सबसे पहला वे ये होता है कि आप कॉलम वाइज जो है मूव करें। कॉलम वाइज मूव करने का मतलब ये है कि आप कोशिश करें जो आपको गिवन मैट्रिक्स दिया गया है इसके पहले कॉलम को जो है वो इस तरह बनाएं कि उसके पहले एंट्री 1 हो, जो नीचे वाली 2 एंट्रीज हैं वो क्यों 0 हो। जब ये वाली बात कंप्लीट हो जाए, जैसे यहाँ पे ये देखें ये वाली बात कंप्लीट हो गई है, उसके बाद फिर जो है आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ जो है वो चाहें, जैसे यहाँ पे नहीं हुई बल्कि ये यहाँ पे ही हो गई है। ठीक है, जब पहला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने का जो कैलकुलेशन का जो फोकस है वो सेकंड कॉलम की तरफ चले जाना चाहिए कि आपका जो ए जो है उसका जो सेकंड कॉलम है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसकी पहली एंट्री जो है वो 0 होनी चाहिए, दूसरी एंट्री 1 और तीसरी एंट्री जो है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, तो जब आप का फोकस ये वाला होगा तो इंडियन आप रो ऑपरेशन लगा के आपका जो सेकंड कॉलम ए का वो भी आप इस तरह बना देंगे। उसके बाद फिर आपका फोकस जो है थर्ड कॉलम की तरफ होना चाहिए कि आपने ए के जो थर्ड कॉलम है उसको इस तरह बनाना है कि पहली एंट्री 0, दूसरी भी 0, तीसरी भी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ भी वैसा नहीं है, यहाँ भी वैसा नहीं है। जब 2 कॉलम कंप्लीट कर लेंगे फिर आप लोग का फोकस जो है थर्ड कॉलम की तरफ चला जाएगा। थर्ड कॉलम में क्योंकि ऐसा नहीं है तो इसको भी फिर हम जो है वो सूटेबल रो ऑपरेशन लगा के हम जो है वो क्या करेंगे, पहले कॉलम को जो है फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी तीसरे कॉलम को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम की तरह जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आपका साइड पे लिखा हुआ होगा और आप कॉलम वाइज जो है मूव करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगता जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से रो ऑपरेशन जो है वो लगाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है, हमने इसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम वाइज मूव करेंगे। और कॉलम वाइज मूव करना चाहें तो हम एक क्या है, पहला कॉलम हमने ए का जो है वो ये वाला बनाना है कि उसकी पहली एंट्री 1 हो, दूसरी एंट्री 0 हो और तीसरी एंट्री भी क्या हो 0 हो। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इस प्रोसीजर को जो है कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, आपकी पहली एंट्री जो है ये वाली 1 होनी चाहिए। तो आपको जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसकी जो पहली आंटी है वो पहले से ही आपको मान दी गई है। इसका मतलब ये वाला काम आपका आसान हो गया है, ये वाला काम आपको करने की जरूरत नहीं है कि मैट्रिक्स जो गिवन ए दिया गया उसकी पहली आंटी आपको 1 खुद से बनानी पड़ेगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले से ही जो मैट्रिक्स दिया गया उसकी पहली आंटी जो 1 बनी हुई है। अदरवाइज अगर आपको पहली एंट्री जो अगर 1 नहीं दी गई तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी और रो में पहली एंट्री 1 बनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 होता या 3 होता, तो आप देख सकते हैं कि तीसरी जो रो है उसकी पहली एंट्री जो है 1 है। तो आप क्या कर सकते थे, रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते थे ताकि आपकी जो पहली रो है उसकी पहली एंट्री जो है वो 1 बन जाती। जैसे कि यहाँ पे जो कॉलम है इसकी पहली एंट्री जो है 1 है, तब आप खुद भी 1 जो है बना सकते हैं। किसी मैट्रिक्स की किसी भी रो की पहली एंट्री को 1 बना सकते हैं। किस रोज को इंटरचेंज करके भी 1 बना सकते हैं अगर किसी रो की पहली एंट्री 1 मौजूद है, या फिर रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी 1 बना सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका ये भी होता है कि किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप गिवन रो में ऐड कर दें। इस तरह ऐड करें कि ऐड करने के बाद इन दी एंड आपकी पहली एंट्री जो है वो 1 बन जाए। डिफरेंट वेज हैं, तीनों ऑपरेशन के जरिए आप जो है 1 बना सकते हैं, लेकिन सबसे सूटेबल वे जो है वो ये होता है कि अगर पहले से 1 मौजूद है तो अच्छी बात, अदरवाइज आप कोशिश करें कि रो को इंटरचेंज करके 1 बना लें। अगर ऐसे भी नहीं बनता फिर आप जो है मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएँ, अदरवाइज जो है आप आसान वे ही चूज़ करें। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आसान वे यही है कि हमने जो है वो पहला कॉलम जो है वो इस तरह बनाना है और पहली एंट्री 1 होनी चाहिए। तो पहली एंट्री की 1 हमें पहले से गिवन है, तो इसलिए हम इसको जो है वो ज़्यादा जो चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये है कि जो पहले कॉलम के नीचे वाली एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 की जगह भी 0 होना चाहिए और 1 की जगह भी 0 होना चाहिए। तब क्या करेंगे, 2 की जगह 0 कब होगा, जब 2 में से 2 को माइनस करेंगे। और 1 की जगह 0 कब होगा, जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे। अब 2 में से 2 को माइनस करना है और 1 में से 1 को माइनस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हमने सेकंड रो में से
जो है वो फर्स्ट रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है, और इस तरह माइनस करना है कि इन दी एंड 2 में से 2 ही माइनस हो। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है पहली रो में, अगर हमने 2 में से 2 को माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 की जगह क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को तो 1 की जगह 2 बन जाएगा, 0 की जगह 2 ही रहेगा, और 3 की जगह क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 2R1 बन जाएगा। ये आप लोगों ने रफ वर्क में करना है। 2R1 को जब आप R2 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस 2 में से ये वाला 2 माइनस होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, जो कि आप लोगों ने बनाना था। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने पहले फिलहाल जो है वो पहले कॉलम पे फोकस करना है, यहाँ भी आपने 0 बनाना था, वो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके बाद बाकी जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करके लिख दे, जो भी इनका आंसर बन रहा है। 4 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा, और 1 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये आपको जो टारगेट आपका पहला कॉलम जो टारगेट था, उससे पहले कॉलम के में आपका जो है 1 भी बन गया है, पहले से 1 था। 0 भी बन गया है दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे 0 बनाना है। तीसरे नंबर पे क्या है, 1 है, 1 में से 1 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट R3 में से R1 को ऐसे ही माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऐसे माइनस करने से हम 1 में से 1 जो है ऑटोमेटिकली जो है ये वाला 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन जो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप R3 में से R1 को माइनस करेंगे, आप R3 में से R1 को माइनस करेंगे। नोट रखना है कि आप कौन सी रो में से कौन सी रो को माइनस कर रहे हैं। R1 में से अगर आप R3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो कुछ और होगा, ठीक है। उसके केस में आपकी R1 में चेंजिंग होगी। अगर R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तब उस केस में आपका आंसर कुछ और होगा, उस केस में आप जो है R3 में चेंजिंग होगी। क्योंकि हम R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या करना है, R3 में से जो है वो माइनस करना है एलिमेंट्स को। जैसे R3 में से हम माइनस करेंगे 1 को, तो यहाँ पे 1 -1 यहाँ पे 8 इसकी जगह 0 आएगा। उसके बाद 3 में से 0 को माइनस करेंगे, तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 का 3 वैसे ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पे 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 - 3 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ये वाला। तो ये बात आपने याद में और लाजमी नोट रखनी है कि कौन सी रो में से कौन सी रो को जो है माइनस कर रहे हैं, उनकी साइड जो है वो स्पेशली माइनस करते हुए आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है। पहले कौन सी रो आ रही है और उसके बाद कौन सी रो आ रही है जिसको आप लोगों ने माइनस करना है, ठीक है। तो R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तो चेंजिंग किस में आएगी, R3 में आएगी, क्योंकि R3 में से माइनस हो रहा है R1, जिसमें से माइनस हो रहा है उसमें ही चेंजिंग आएगी। R3 में से माइनस हो रहा है तो R3 में चेंजिंग आएगी। 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो वहाँ से 0 आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास ये आ गया 0। 3 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 3 का 3 ही रहेगा, और 0 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। तो ये आपके पास R3 माइनस R1 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दो ऑपरेशन जो है हमने एक ही जगह पे लगा दिए हैं। आप चाहे तो अलग अलग करके भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, मीन्स के पहले एक बार ये वाला ऑपरेशन लगा के आपने आंसर लिख लिया, उसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों ने जो है ये वाला ऑपरेशन लगा दिया। आप ये वाले ऑपरेशन जो दोनों ऑपरेशन अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने फिलहाल जो है एक स्टेप पे जो है ऑपरेशन लगाए हैं ये वाले, क्योंकि जिन रोज में चेंजिंग आ रही हैं वो रोज जो है डिफरेंट है। पहले R2 में चेंजिंग आ रही थी और फिर R3 में चेंजिंग आ रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे इकट्ठे लगा दिए हैं। उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट था कि हमने पहले कलम को जो है वो इस फॉर्म में बना लेके आना है या बनाना है, वो हमारा पहला टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 0 0 बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये है कि जो दूसरा कॉलम है उसकी फॉर्म जो इस तरह की होनी चाहिए, पहले 0 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम क्या आपके पास, उसमें पहले 0 तो आ रहा है, अच्छी बात है, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नंबर जो है वो 1 होना चाहिए और तीसरा नंबर जो है वो 0 होना चाहिए। अब ये भी हम बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है वो 4 की जगह हमारे पास जो है वो 1 होना चाहिए और 3 की जगह जो है वो 0 होना चाहिए। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि हम 4 की जगह जो है 1 बनाएं। जब 4 की जगह 1 बनाएंगे तो जब 4 के नीचे जो 1 के नीचे जो 0 होगा फिर उसको 0 को बनाना जो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब 4 की जगह 1 कैसे बन सकता है, अब 4 की जगह 1 ऐसे बन सकता है कि या तो हम क्या करें कि 4 में से जो है वो 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे मल्टीप्लाई करने से 4 की जगह 1 बन जाए। तो हम 4 को तो नहीं, पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम यहाँ तो ये कर सकते हैं कि पूरी की पूरी R2 को हम जो है वो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर पूरी की पूरी R2 को हम जो है 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, 0 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 4 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जब -5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा -5/4। तो फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पे,
तो उसके बाद नेक्स्ट जब आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे, तो आपको फ्रैक्शन के साथ भी डील करना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कोशिश ये करें कि 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बनाने की बजाय आप कोई और आसान वे चूज़ कर लें कि जिससे आपका 1 भी बन जाए और आपकी कैलकुलेशन में जो है फ्रैक्शन भी ना आए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अच्छी बात है, उस वे को फॉलो करें जिसमें आपके फ्रैक्शन जो है वो कम से कम आएँ, ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक और वे यहाँ पे चूज़ करूँगा, जो कि यहाँ पर उन्होंने भी चूज़ किया हुआ है। किसी और वे से जो है यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करते हैं 4 की जगह, ताकि हमारे कैलकुलेशन में जो है वो, जो मैट्रिक्स में जो है जितना हो सके फ्रैक्शन जो है वो कम आए या ना आए। तब आप नोट करें तो 4 की जगह 1 कैसे बन सकता है? 4 की जगह 1 तभी बन सकता है अगर 4 में से जो है वो 3 माइनस करें, ठीक है? 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तभी 4 की जगह क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 4 के ऊपर नीचे, अगर हमें ऊपर और नीचे वाले रो में से एलिमेंट में से अगर हम जो है 3 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस रो को जो है 4 वाली रो में से जो है माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है 4 की जगह 1 बन जाएगा, ठीक है? या फिर नहीं तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर और नीचे वाले जो रो है, उसकी रो को हम किसी नाजुर नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हमें जो है वो 3 मिल जाता है, तो हम जो है तब भी जो है वो उस नाजुर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 4 वाली रो में से जो है माइनस करके हम 4 की जगह 1 जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो सिंपल ही है, 4 के नीचे आपको 3 नज़र आ रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं कि इस 3 को अगर हम 4 में से माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 की जगह -1 जो है बन जाएगा। तो हम सिंपली एक एलिमेंट को आप लोगों ने माइनस नहीं करना होता, पूरी की पूरी रो को आप लोगों ने माइनस करना होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, 4 की जगह आपने क्योंकि 1 बनाना है, इसलिए आप क्या करेंगे, 4 किस रो में R2 में है, तो R2 में से आप माइनस कर दें तीसरी रो को, क्योंकि तीसरी रो के 3 को आपने माइनस करना है, इसलिए R2 में से R3 को जो है माइनस कर दें। तो R2 में से जब R3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 में से ये वाला 0 माइनस होगा, तो 0 माइनस 0 आपका जो आंसर यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 4 में से जब ये वाला 3 माइनस होगा, 4 में से जब 3 को माइनस 4 में 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद -5 में से जब आप -3 को माइनस करेंगे, तो -5 में से जब आप माइनस करेंगे -3 को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -5 और +3, और ये किसकी इक्वल आया आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2। तो -5 में से जब आप -3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -2। अब यहाँ पे देखिए इससे क्या हुआ है, ये वाला जो ऑपरेशन लगाने से R2 -R3 वाला ऑपरेशन लगाने से जो 4 था उसकी जगह हमारे पास जो है 1 बन गया, जो कि हम लोगों ने बनाना था। और उसका एक और फायदा ये भी हुआ है कि ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा जो इन दी एंड आंसर आया उसमें कहीं की रो में कहीं भी जो है वो फ्रैक्शन या बटा नहीं आया। जिसका हमें ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट अगर फर्दर कोई और भी रो ऑपरेशन लगाएंगे या करेंगे, तो हमें जो है जो फ्रैक्शन है उनको जो है वो आपस में ऐड या सबट्रैक्ट जो है करना नहीं पड़ेगा, हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आप किसी एक रो में से दूसरी रो को माइनस करने से, या एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरे रो में से माइनस करने से आपका 1 बन जाता है आसानी से, और फ्रैक्शन नहीं आ रहे तो आप वैसे 1 बनाएं, ठीक है? अदरवाइज अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपका 1 वैसे नहीं बन रहा, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप क्या करें, फिर उस नंबर के उल्ट से जो है वो उस रो को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 4 था, तो 4 को जो है 1/4 से जो है वो, यानी कि R2 को जो है 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तब तो आपका 4 की जगह 1 जो है वो लाज़मी बन जाएगा। तब तो कोई उसमें डाउट की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अगर बाकी नंबर जो हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो उनकी जगह फिर आपका जो है फ्रैक्शन बन जाता है, तब लाज़मी वो तब भी करेंगे जब आपका एक्सट्रीम केस हो, जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना बन रहा हो 1 बनाने का। अदरवाइज़ अगर आपके पास 1 बनाने का कोई और ऑप्शन बन रहा है, तो आप जो है उसी ऑप्शन को चूज़ करें, फिर जो है बटे वाले ऑप्शन को जो है चूज़ ना करें। तो ऑप्शन हमारे पास ये था कि 4 की जगह हमने 1 बनाना था, तो अगर हम 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारा 1 बन जाना था। इसलिए हमने क्या किया है, R3 को जो है वो R2 में से माइनस किया है। उससे क्या होगा, ये वाला 3 इस 4 में से माइनस हुआ है, हमारे पास इस 4 की जगह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और बाकी एलिमेंट जो है वैसे ही चेंज हो जाएंगे जैसे भी हमने अभी कैलकुलेशन की है। ये वाला प्रश्न लग गया। आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड जो टारगेट था, सेकंड कॉलम वाला, उसके 2 का एलिमेंट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा एलिमेंट रह गया ये वाला 0, ठीक है? अब यहाँ पे 3 आ रहा है, अब हमें इस 3 की जगह जो है 0 बनाना है। अब आपको सोचें कि 3 की जगह 0 कैसे बनेगा? 3 की जगह 0 तब बनेगा 3 में से 3 को माइनस करेंगे। तो अब 3 में 3 को कैसे माइनस करेंगे? ये जो इसके ऊपर जो 1 आ रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। अब ज़ाहिर बात है एक एलिमेंट को तो मल्टीप्लाई नहीं करना 3 से, पूरी की पूरी रो को कट करना होता है। आप क्या करेंगे, फिर पूरी की पूरी रो जो है R2 है, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 कहाँ बनाना है, R3 में बनाना है। तो क्या करेंगे, R3 में से जो है वो 3R2 को माइनस कर देंगे। तो R3 में से 3R2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि 3R2 का आंसर क्या आता है। ये आपके पास R2 है, तो 3R2 का आंसर क्या आएगा, 3R2 का आंसर आएगा
3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। और 3 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। जी आपके पास आ गया 3R2 का आंसर। अब हमने क्या करना है, इस 3R2 को जो है R3 में से माइनस करना है। तो R3 में से 3R2 को माइनस करना है, तो सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, R3 के पहले एलिमेंट 0 में से अगर हम इस 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 आएगा। उसके बाद इस 3 में से इस 3 को माइनस करेंगे जैसे हमने पहले सोचा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो -3 है, इसमें से -6 को माइनस करेंगे तो -3 -6 वो -3 और +6 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये वाला ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने। ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा जो ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्म हो गया है। और देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड टारगेट था कॉलम वाला, वो भी क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले 0 आया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। तो 2 टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए तीसरा टारगेट ये रह गया है कि हमारा तीसरा कॉलम जो ये वाला वो इस तरह का होना चाहिए कि पहला एलिमेंट भी 0 हो, दूसरा एलिमेंट भी 0 हो और तीसरा एलिमेंट भी 0 हो। अब ये वाला टारगेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले जो हम 1 बनाएंगे। पूरा का पूरा कॉलम ये वाला होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 वाला है, ये वाला 1 बनाएंगे ताकि इस 1 की वजह से हम जो है बाकी एलिमेंट को जो है हम 0 बना सके। तीसरा कॉलम हमारे पास ये वाला है, इसका ये एलिमेंट भी 0 होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट भी 0 होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट को होना चाहिए 3 1 होना चाहिए। 3 1 होना चाहिए, तो हम सबसे पहले 1 बनाएंगे। अब इस 3 की जगह 1 कैसे बन सकता है, या तो हम इस पूरी की पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर किसी और रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो वहाँ से 2 बनाएं और 3 में से जो है वो 2 को माइनस करें, फिर आपका आंसर जो है यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अब हम जो है वो पहले वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, बड़े वाला। क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि अब इस ऑप्शन की केस में अगर आप 3 को जो है वो या पूरी की पूरी रो को अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आपके आंसर में कोई बटे वाला जो है वो आंसर जो है वो नहीं आ रहा। इसलिए बेहतर अब यही है कि आप जो है वो इस पूरी की रो को जो है 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो फिलहाल आपके पास ये आसान ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, 3 की जगह हमने 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी रो को जो है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को, तो 0 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। यहाँ पे भी आपका आंसर 0 आएगा जब 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये मैंने रो ऑपरेशन में से जो सेकंड रो ऑपरेशन था वो वाला लगाया था कि हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो नॉन जीरो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और बटे वाला भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जस्ट नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 1/3 से पूरी पूरी R3 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो मैंने मेरा टारगेट था कि 0 1 और 1 होना चाहिए, उसमें मेरा जो 1 वाला टारगेट था ये वाला कंप्लीट हो गया है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो है मेरा 1 बन गया है। अब ये जो 1 बन गया है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, इस 1 की वजह से ये जो ऊपर वाले 0 हैं वो बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये वाले 0 कैसे आसान हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और -2 आ रहा है। तो सबसे पहले पहले वाले 3 की बात करते हैं। ये जो पहले 3 आ रहा है, इस 3 की जगह 0 कब होगा, जब इस 3 में से 3 माइनस होगा। वो 3 क्या करेंगे, हम यहाँ से बना देंगे इस 1 की मदद से, ठीक है, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, यहाँ पे -2 आ रहा है, इसकी जगह हमें 0 चाहिए। तो -2 की जगह 0 कब होगा, जब -2 में जो है वो +2 ऐड होगा। तो -2 में +2 ऐड क्या करेंगे, वो जो +2 ऐड करेंगे वो भी हम जो है इस +1 से ही बना देंगे। यानी कि क्या करेंगे, R3 को जो है वो +2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको जो है वो क्या बन जाएगा, -2 जो है +2 में ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं पहला सर के क्या क्या इन्होंने 3 की जगह 0 होना चाहिए। तो क्या 3 में से 3 को माइनस करना है, तो हम पहले 3 यहाँ से बनाएंगे, फिर क्या करेंगे R1 में से जो है वो इसको माइनस कर देंगे। तो ये अभी ऑपरेशन लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया है, R3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपका 3 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, R1 में से, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 बनाना है, R1 में चेंजिंग हो रही है, तो क्या करेंगे R1 में से 3R1 को जो है माइनस करेंगे। उससे क्या होगा, फिर आपका 3R में से यहाँ पे जो 3 बनेगा वो क्या होगा, ऊपर वाले 3 में से जो है वो माइनस हो जाएगा, R1 में चेंजिंग आएगी, जहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो R3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा 0 0 और 3, ठीक है। उसके बाद इस R3 को R1 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 1 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे, इस 1 में से 3R3 के 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन 0 आएगा। और इस 3 में से जब आप इस 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, बन गया ये वाला टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये वाला रह गया
कि हमने -2 की जगह भी 0 बनाना है। -2 की जगह 0 कब बनेगा, जब इसमें +2 ऐड होगा। तो +2 अगेन हम जो है वो यहाँ से बनाएंगे इस 1 से, जो हमने पहले 1 बना लिया था। कैसे वहाँ से +2 बनेगा कि इस पूरी की पूरी R3 जो है रो है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2R3 मिलेगा। 2R3 को हम क्या करेंगे, R2 में ऐड करेंगे। R2 में ऐड करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे R3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है, R2 में के पहले एलिमेंट को 0 को जब 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इस 1 को जब इस 0 में ऐड करेंगे, ठीक है, इस 1 को जब इस 0 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास जो क्या आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। और इस -2 को जब हम इस +2 में ऐड करेंगे तब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे तीसरे कॉलम वाला 0 0 और 1, ये तीसरा कॉलम भी वैसा बन गया है। तो ओवरऑल क्या कर दिया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हुए हमें जो गिवन मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया था, याद रखना कॉलम वाइज आप लोगों ने मूव करना है। तो कॉलम वाइज हम जो है मूव करते हुए पहले पहला कॉलम बनाया, हमें बनाया, फिर दूसरा कॉलम इस तरह बनाया, फिर तीसरा कॉलम इस तरह बनाया। जब तीनों कॉलम इस तरह बन गए तो ओवरऑल आपका मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या बन गया, रिड्यूस हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब जो जो ऑपरेशन आपने लगाए हैं, ये जितने भी ऑपरेशन लगाए हैं वही ऑपरेशन आप लोगों ने बारी बारी, आगे पीछे नहीं करने, बारी बारी। पहले R2 - R2R1 लगाया तो यहाँ भी पहले R2 - 2R1, फिर R3 - R1 लगाया था तो फिर यहाँ पे भी R3 - R1। वही सारे के सारे ऑपरेशन जो है बारी बारी आप लोगों ने क्या करना है, साइड पे आप लोगों ने या नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है इस तरह। और वही ऑपरेशन जो आप लोगों ने ए के ऊपर लगाया था उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, वही ऑपरेशन जो आप लोगों ने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगा देने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ए के ऊपर क्या लगाया था, R2 - 2R1। वही R2 - R1 जो आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाना है। कैसे लगाना है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की R1 है, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आएगा 2 0 और 0। और क्या किया हुआ है, R2 में से 2R1 को माइनस किया हुआ है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की R2 है। इसमें से इस 2R1 को जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो हम कैसे माइनस करेंगे, बताइए आप लोगों को। R2 में से 2R1 को कैसे माइनस करेंगे, R2 की जो पहली एंट्री है 0, इसमें से इसकी पहली एंट्री 2 को माइनस करेंगे तो 0 - 2 आपके पास यहाँ पे -2 बन जाएगा। 1 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 ही रहेगा। और 0 में से जब आप 2R1 के 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपका पास 0 ही रहेगा। तो ये क्या कर दिया आप लोगों ने, R2 - 2R1 कहाँ से निकाल दिया है। इस तरह R3 - R1 का आंसर भी आप लोगों ने इसके ऊपर लगा के फाइंड करना है। उसके बाद R2 - R3 जो कि यहाँ पे लगा हुआ है वो अगेन इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाना है। ठीक है, आपके पास आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। इसके बाद R3 - 3R2, फिर 1/R3। तो ये वाले सारे ऑपरेशन जो आप लोगों ने ए के ऊपर लगाए थे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, वही ऑपरेशन जो आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाने हैं। फिर आपको जो है वो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ये नहीं है कि आपने ए के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो दोबारा फिर आपको ए मिल जाए, ऐसा नहीं है। किसी स्पेशल केस के केस में ऐसा हो सकता है, स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। याद रखना कि अगर आपने ए को के ऑपरेशन लगा के उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर बनाया है तो वही ऑपरेशन जो है दोबारा फिर अगर आप जो है सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे उसी तरतीब से, तो जरूरी नहीं है कि आपको वही मैट्रिक्स ए जो दोबारा मिले, आपको इन जनरल जो डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है, वही ऑपरेशन जो है बारी बारी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाए हैं, लगाते गए हैं। और इन दी एंड आपको जो नया मैट्रिक्स मिला है वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। वो क्या है, वो ये वाला है। तो ये वाला जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद, वो वाले ऑपरेशन जो आप लोगों ने पहले ए को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगाए थे, वो वाला ऑपरेशन जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे तो आपको इन ये वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये क्या है, हमारे गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का। ये जो यहाँ पे ए लिखा हुआ था क्वेश्चन में, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का वे किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स का बाय रो ऑपरेशंस। आप वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाई करना चाहें तो दोनों मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपका आंसर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने कैलकुलेशन सही की है, आपने सही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड आउट किया है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो या तो अपनी कैलकुलेशन दोबारा फिर से चेक कर लें, अगर वो सही है तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो गलत निकाला है। आपने रो ऑपरेशन लगाते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कुछ जो है वो मिस्टेक कर दी है। तो ये था रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का वे किसी नॉन मैट्रिक्स का।
नेक्स्ट आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ रो ऑपरेशन से रिलेटेड ही, जो आप लोगों ने करना है, और मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर एक्सरसाइज की तरफ आए हम, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो फिलहाल स्किप कर दें, वो रहने दें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जस्ट आप लोग जो है वो स्टेटमेंट याद कर लेंगे, ये वाली, कि ए की पावर एन का अगर आप इन्वर्स लेंगे तो वो ए की पावर के इन्वर्स की पावर एन के इक्वल ही होता है। इस तरह जो बाकी रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वाले, ये रिजल्ट भी आप याद कर लें। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके रिजल्ट याद कर लें, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी फिलहाल स्किप कर दें, और क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी फिलहाल स्किप कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों ने जो फिलहाल कह लें कि पहले 2 पार्ट्स हैं, ये वाले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, रो ऑपरेशन लगा के जो है ना, वो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा पार्ट है, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड आउट करने। जैसे अभी मैंने आपको भी एग्जांपल करवाई है कि ये आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स ए है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा के इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो वही रो ऑपरेशन जो है आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अलग से लगाने हैं साइड पे। जब अलग से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर वो रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इन दी एंड आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे इस गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, आप दोनों मैट्रिक्स को इन दिन मल्टीप्लाई करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो वाकई वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने फिलहाल करने हैं। तो आज के लेक्चर के फिलहाल ये 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।